मैं एस के शर्मा, डायरेक्टर स्पर्धा कोचिंग हो रही, आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका जो पेपर 23 तारीख को है यूपी टेट का, उसके लिए मेहनत करके 50 क्वेश्चन लाए साइकोलॉजी के। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आप इसके साथ साथ थोड़ा जवाब देते रहें। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प ए, जेम्स ड्रेवर। विकल्प बी, टॉयलर। विकल्प सी, स्किनर। विकल्प डी, गॉल्टन। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? आप लोग थोड़ा ध्यान दें, किसने किया था? जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, स्किनर, डी गाल्टन। इसका सही जवाब है डी गाल्टन। सबसे पहला प्रयास किया था गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 2, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? 4 विकल्प हैं आपके सामने। थॉर्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर, रूसो। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 4 जो विकल्प हैं आपके, कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दी थी? नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो पहला विकल्प है थॉर्नडाइक, विकल्प बी स्किनर, विकल्प सी ब्रूनर, विकल्प डी रूसो। जवाब देना है आपको। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, स्किनर ने दी थी, ब्रूनर ने दी थी, रूसो ने दी थी। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दी थी रूसो ने। रूसो ने कहा था ना तो स्कूल की जरूरत है, ना ही शिक्षक की जरूरत है, ना ही समय सारणी की जरूरत है। पूरी तरह से बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो अपने हिसाब से शिक्षा ग्रहण करेगा। इस तरह की शिक्षा की अवधारणा जो थी वो रूसो की थी। तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित अवस्था क्या है? जवाब आपके 4 विकल्प आपके सामने, इनका जवाब देना है आपको। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? जवाब दें आप। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? ए, वातावरण ज्ञान का केंद्र, बालक विश्व का केंद्र, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। कौन कौन सी बताई थी? इंद्रिय गामक अवस्था, कितने वर्ष तक है ये? 0 से 2। दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था बताएं आप लोग, कब से कब तक है? 2 से 7। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक है? 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? कब से कब तक है? 11 से 11+। 11 से 15 भी मिलेगा कहीं, 11 से 18 भी मिलेगा, लेकिन 11 से 11+। वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र है, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, संवेदी गामक अवस्था। कौन सा विकल्प सही होगा? अहम केंद्रित अवस्था। अगर क्वेश्चन ये भी आता है अहम केंद्रित अवस्था इन 4 अवस्थाओं में से किसके दौरान घटित होती है? वो जो विकल्प आपका सही है बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है आपका।
बी विकल्प सही है। बालक विश्व का केंद्र है, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। इस समय बालक में दो अवस्थाएं मेन होती हैं, एक होता है सजीव चिंतन, एक होता है सजीव चिंतन। सजीव चिंतन, इसको जीववाद भी कहते हैं, जीववाद। सजीव चिंतन है, जीववाद एक ही है। दूसरी होती है अहम केंद्रता। अहम केंद्रता, इसको स्वार्थी भी बोल सकते हैं। बालक को सिर्फ अपने खुशी से मतलब है, बालक को ये लगता हुआ है मैन है। सजीव चिंतन और अहम केंद्रता, बालक जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ी गलती कर जाते हैं। अगर बच्चा ये बोले कि वो उदास होता है तो सूर भी उदास हो जाता है, तो ये घटना है अहम केंद्रित। ये घटना क्या है? अहम केंद्रित। और अगर बालक ये बोले कि सूर से कह दो थोड़ी गर्मी कम कर लें, तो ये हो जाएगा सजीव चिंतन। आपको अहम केंद्रित में और सजीव चिंतन में जो भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। सजीव चिंतन में किसी चीज को सजीव मान लिया जाता है, निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है। जिनमें जीव नहीं है उसको भी सजीव मान लेना जीववाद है या सजीव चिंतन है। और खुद को मुख्य मान लेना, बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं, तो वो जाती है अहम केंद्रता। इसमें बालक जो होता है अदर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, सिर्फ अपनी बात को ज्यादा महत्व देता है। ये है अहम केंद्रता। अहम केंद्रता बहुत लोगों में होती है, लेकिन जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो अहम केंद्रता कम होती है, उपकेंद्रीकरण बढ़ जाता है। लेकिन व्यक्तित्व में हर तरह का बदलाव भी होता है। कुछ लोगों में अहम केंद्रता बहुत बड़ी उम्र तक भी कम नहीं होती। अगला क्वेश्चन है चौथा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा में बदलाव, स्कीमा में बदलाव क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, अहम केंद्रता। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा बदलाव क्या कहलाता है? ये बताना है आपको। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा में बदलाव क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, अहम केंद्रता क्या कहलाता है? जवाब है इसका समायोजन। क्या कहलाता है? समायोजन। इसमें एक चीज समझ लें, अगर हम स्कीमा के अनुसार जानकारी में बदलाव कर रहे हैं, किसमें? जानकारी। अगर हम स्कीमा के अनुसार जानकारी में बदलाव कर रहे हैं तो वो होता है आत्मसातीकरण। हमने स्कीमा में कोई बदलाव नहीं किया, हमने क्या किया? जो जानकारी मिल रही है उसी में बदलाव कर लिया, स्कीमा में परिवर्तन नहीं किया। और जब स्कीमा में बदलाव कर लें हम जानकारी के अनुसार, तो स्कीमा में अगर बदलाव हो रहा है तो वो होता है समायोजन। अगर हम जो जानकारी मिल रही है उसमें बदलाव करें, उसको जैसे तैसा बैठाने का प्रयास करें, तो वो होता है आत्मसातीकरण। और उसमें कोई बदलाव स्कीमा में कर लें हम, जो हमारा स्कीमा होती है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो स्कीमा के रूप में है, जितना भी ज्ञान है वो स्कीमा के रूप में संरक्षित है। अगर जो ज्ञान है हमारे अंदर उसमें हम कोई बदलाव करें तो वो है समायोजन। और जो ज्ञान मिल रहा है उसके हिसाब से उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से चेंज कर लें, यानी कि अपनी नॉलेज में कोई परिवर्तन न करें, अपने ज्ञान में कोई परिवर्तन न करें, और उस जो ज्ञान मिल रहा है उसी में परिवर्तन कर लें, तो ये चीज कहलाती है आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ये बात हमने पिछली प्रैक्टिस सेट में भी बताई थी। इस प्रैक्टिस सेट में फिर से ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये जीन प्याजे वाला, जो हम बार बार इसके क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ए, समस्या समाधान, बी, प्रयोग करना, सी, अभिप्राय व्यवहार, डी, वस्तु स्थल। जवाब दें आप लोग, कौन सा सही होगा? इसका सही होगा बी, वस्तु स्थल। इसका सही जवाब होगा वस्तु स्थल। वस्तु स्थल का सीधा सा मतलब होता है कि अगर एक बार वस्तु की इमेज आपने अपने दिमाग में बना ली, फिर उसका वो वस्तु आपके सामने ना हो तब भी वस्तु का अस्तित्व है आपके दिमाग में,
तो वो होता है वस्तु स्थायित्व। क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है कुछ देर के लिए चुप हो जाए फिर शुरू कर दे। दूसरा विकल्प है जो बाधा डाल रहे हैं उनको दंडित करे। सी ऑप्शन है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। डी ऑप्शन है कक्षा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करे। चारों विकल्प आपके सामने हैं। जब भी आप टेट या सुपर टेट का पेपर दें या सी टेट का पेपर दें, एक बात ध्यान रखें कि हमेशा पॉजिटिव बातें सोचनी है। आपको हमेशा पॉजिटिव बातें ही सोचनी है, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है। नेगेटिव बातें सोच के जवाब ना दें, पॉजिटिव बातें सोच के जवाब दें तो आपको एकदम सही जवाब आ जाएगा। आपको इसका सही जवाब होगा सी। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें भी सीखने के लिए प्रेरित करना है आपको। एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो बच्चे नहीं सीखना चाह रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे मन से सिखाएं। उनके लिए कोई भी पूर्वाग्रह न रखे, उनको दंडित ना करे और उनको बहुत अच्छी तरह सिखाने का प्रयास करें। इसीलिए तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है हर शिक्षक को। 7वां क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग में कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग में कौन सा कथन सही है? ये जवाब देना है आपको। ए, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबद्ध प्रक्रियाएं हैं। सी, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। ये 4 विकल्प हैं, आपको जवाब देना है। कौन सा विकल्प सही होगा? चारों विकल्प आपके सामने हैं। संज्ञान और संवेग में कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। सी ऑप्शन, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। डी ऑप्शन, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। जवाब देना है आपको। इसका सही विकल्प है डी। कौन सा विकल्प सही है? डी सही है। संवेगों को निर्धारित या संवेगों को नियंत्रित करने का काम बुद्धि करती है, ध्यान रखना। संवेगों को नियंत्रित करने का काम करती है बुद्धि। लेकिन जब संवेग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर जितना संज्ञान है वो कार्य सही तरह से नहीं करता। यानी कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। जब संवेग आ जाता है तो आप कोई विचार शक्ति लुप्त हो जाती है। कौन सी शक्ति लुप्त हो जाती है? विचार शक्ति लोप हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जब भी संवेग में आ जाएगा व्यक्ति, संवेग का मतलब उत्तेजना आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, तो ऊर्जा और कुछ नहीं सोचने देगी आपको। 8वां क्वेश्चन, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी विकल्प है प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। यह अमूर्त रूप से सोचता है। नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। अगर आपको साइकोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर एक है, आप लोग ध्यान दें, 9451689733। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत आ रही है साइकोलॉजी में, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं और आपको सलाह मिल जाएगी। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। लक्षण नहीं है, ध्यान रखें, इसमें दिया गया लक्षण नहीं है। लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। यह अमूर्त रूप से सोचता रहता है। नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। लक्षण नहीं है, ध्यान रखें, इसमें पूछा गया लक्षण नहीं है।
लक्षण नहीं है पूछा है। इसका सही है विकल्प ए कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आप वीडियो को देखें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते रहें इसको। खिलौने की आयु कहा जाता है या खिलौने की अवस्था कहा जाता है। एक होता है खेल की अवस्था, एक होता है खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था, खेल की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। तो अगर इसमें एक बात ध्यान रखें, खिलौनों की अवस्था होती है शैशवावस्था, शैशवावस्था और शैशवावस्था होती है। आप पहले जवाब दें फिर हम आपको जवाब बताएं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। खिलौनों की आयु कौन सी होगी? सही जवाब है ए, पूर्व बाल्यकाल। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत, टेक्निकल टीम ने जो अधोपांत है अधोप्रांत कर दिया, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें। अधोपांत है, अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। अधोपांत का मतलब धीरे धीरे और पूरी तरह से। अधोपांत का मतलब होता है धीरे धीरे और पूरी तरह से। इसका सही विकल्प कौन सा होगा बताना है। ए प्लूटो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी रॉस। जवाब बताना है आपको। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा ये बताना है आपको। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। किसका कथन है? ये कथन है रूसो का। ये कथन किसका है? रूसो का। बालक को आनंदमय सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन किसका है? कथन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ के मेन चीज हमेशा ध्यान में रखें, इसमें शब्द है आनंदमय। अगर आनंदमयी शब्द इसमें याद कर लेंगे आप, बाकी पूरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आनंदमयी शब्द को अगर आप देखेंगे तो आनंदमयी शब्द को देख के ही पता चलेगा। अगर याद करना कैसे करेंगे कि बालक को आनंदमय सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 4 विकल्प है आपके सामने, स्ट्रैंग, प्याजे, ब्रूनर, कॉल्सनेट। किसके कौन सा जवाब सही होगा? बालक को आनंदमयी सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन किसका है? सही विकल्प है डी, कॉल्सनेट। इसका सही विकल्प है कॉल्सनेट। तो कॉल्सनेट के साथ आनंदमय जोड़ लो आप, तो ये याद हो जाएगा आपको। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्रतिभाशाली बालकों में से किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? बताना है आपको। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। सही जवाब है बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था के लक्षण जल्दी दृष्टिगोचर होते हैं, जल्दी दिखाई देते हैं। जो बालक प्रतिभावान होते हैं उनकी सारी क्रियाएं तेजी से होती है, सारी क्रियाएं तेजी से होती है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया जिसके हाथ पैर बहुत तेजी से चलेंगे उसकी बुद्धि भी उतनी तीव्र तेज होगी। हमेशा ध्यान रखें, जो बच्चा खेलने में तेज होगा वो बुद्धि में भी तेज होगा। जो बच्चा खेलने में जितना ज्यादा तेज होगा बुद्धि में भी वो इतनी तेज होगा। हाथ पैर, बालक के हाथ पैर ही बता देते हैं कि बालक बुद्धिमान है कि नहीं। 13वां क्वेश्चन है, सांवेगिक विकास की दृष्टि से कौन सी अवस्था स्वर्णिम मानी गई है? सांवेगिक विकास, ध्यान रखना इसमें शब्द है सांवेगिक विकास के दृष्टिकोण से। सांवेगिक विकास के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था स्वर्णिम मानी गई है? ए बाल्यावस्था,
बी युवावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। यहाँ शैशवावस्था लिखा है, सब लोग इसको सही कर लें। शैशवावस्था है तो यही आपका सही विकल्प भी है, यही विकल्प सही है। शैशवावस्था है, साम विकास के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था स्वर्णिम मानी गई है? 14वां किशोरावस्था को की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? ए विकास, बी परिवर्तन, सी समायोजन, डी अस्थिरता। किशोरावस्था की विशेषताओं, किशोरावस्था पे ध्यान देना है। सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। कौन सा शब्द है? परिवर्तन। किसके अनुसार मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता पर उसके वंशानुक्रम, यह व्यवसाय ध्यान रखें, यह वंशानुक्रम ध्यान रखें कि मनुष्य किसके अनुसार मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता पर का विकास उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, किसका कथन है? ए मैकडूगल, बी डगडेल, सी क्लेनबर्ग, डी कैटल। बताना है आपको किसके अनुसार मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता के विकास पर उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। किसके अनुसार बताना है आपको? इसका सही जवाब डी कैटल, कैटल के अनुसार। आरबी कैटल नाम है। आत्मकेंद्रित की अपेक्षा बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है बच्चा किस अवस्था में? संवेगात्मक शासन अवस्था, औपचारिक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आत्मकेंद्रित की अपेक्षा बाह्य जगत को यानी कि अदर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देता है बच्चा, उसको ज्यादा महत्व देने लगता है। कौन सी अवस्था में है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बालक के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनकी पूर्वज करते आ रहे हैं। इसका सीधे मतलब है कि बालक जो खेल खेलता है वो उनके पूर्वज उन कार्यों को करते चले आ रहे हैं, उनके पूर्वज उन कार्यों को करते चले आ रहे हैं। बच्चा उन कार्यों को खेल खेल में करता है या सीखता है। किसके द्वारा? खेलों के द्वारा। बालकों को खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ये कथन किसका है? ये कथन बी स्टेनले हॉल का है। ये कथन स्टेनले हॉल का है। 18वां क्वेश्चन, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? यानी कि बालक सामाजिक रूप से परिपक्व होना शुरू करता है, समाज को ज्यादा महत्व देना शुरू करता है और उसे लगता है कि समाज उसको अपनाए, उसकी बात को अपनाए। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? विकल्प ए किशोरावस्था, विकल्प बी बाल्यावस्था, यहाँ शैशवावस्था है, ये प्रौढ़ावस्था। जवाब बताना है आपको, क्या जवाब सही होगा? इसका सही जवाब है किशोरावस्था। सही जवाब है किशोरावस्था। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? हमेशा ध्यान रखें, हर चीज पॉजिटिव सोचनी है आपने, नेगेटिव बातें दिमाग में नहीं लानी है। उसे विकल्प ए, उसे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य दे देंगे, कुछ ऐसा कार्य दे देंगे जो वह न कर सके, उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा का नेतृत्व करने को कहेंगे। एक सही शिक्षक क्या करेगा? इसका सही विकल्प है ए, उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, उसे उसकी रुचि कुछ कार्य दे देंगे। 20वां क्वेश्चन, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? ए कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। विद्यार्थी की समस्याओं, ध्यान रखें, विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार बताना है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। सही जवाब है इसका निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण बच्चों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का कारण क्या है और उनको कैसे दूर किया जाए। अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहते हैं, यह कथन किसका है?
यह कथन किसका है? 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहते हैं। कथन किसका है? एडलर, थांडाइक, वैलेंटाइन, पॉल्सन है। जवाब बताना है। वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें वीडियो को। जितने भी लोग आपके जान परिचय के हैं सब में यह वीडियो पहुंचाएं। आप जितना सहयोग करें हम आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। 3 से 6 वर्ष के बालक अर्धस्वप्न की अवस्था में रहते हैं, किसका कथन है? इसका सही उत्तर है बी, थांडाइक। बी, थांडाइक सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्वेश्चन है। आनुवंशिकता माता पिता के बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। इसमें विशिष्ट शब्द को ध्यान रखेंगे। एक विशेष शब्द ढूंढेंगे प्रत्येक कथन में, उसको जोड़ेंगे मनोवैज्ञानिक के साथ तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कथन किसका है? ए, डगलस एवं हॉलैंड, रुथ बेनेडिक्ट, डगडेल या पेंडल व्हील, किसका है जवाब? आपका जवाब कौन सा सही होगा? जवाब बताते रहे आप लोग कमेंट के द्वारा। सही उत्तर है रुथ बेनेडिक्ट। सही जवाब है रुथ बेनेडिक्ट। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई क्रियाओं के आधार पर नई स्थिति, अतीत की समान परिस्थिति के में एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अतीत की समान और नई स्थिति में के प्रति अनुक्रिया करता है। कौन सा नियम रहेगा? जो 4 विकल्प हैं, सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम और तत्परता का नियम। बताएं आप लोग। इसका सही जवाब होगा सादृश्यता का नियम। कौन सा जवाब सही होगा? सादृश्यता का नियम। अगला क्वेश्चन कक्षा शिक्षण में मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्रों का खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। हमेशा ध्यान रखें, कक्षा शिक्षण में मनोरंजक प्रसंग आया है, उसमें बालक सभी छात्र खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। विकल्प ए अनुशासनहीनता, विकल्प बी प्रभावी शिक्षण, सी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, डी अधिगम। कक्षा शिक्षण में मनोरंजक प्रसंग आने पर बालकों का या छात्रों का खुलकर हंस देना प्रदर्शित करता है। ए अनुशासनहीनता, बी प्रभावी शिक्षण, सी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, डी अधिगम। इसका सही विकल्प होगा सी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन मीना गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है, इसका संभावित कारण ढूंढना है। मीना जो है गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, अन्य विषयों में उपलब्धि बहुत अच्छी, उसकी संभावित कारण क्या हो सकता है? ए, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बी लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है, सी विकल्प गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है, गणित एक उबाऊ विषय है। विकल्प छाड़ना है आपको, कौन सा सही रहेगा? इसमें हमेशा ध्यान रखें किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, न जाति को लेकर, न देश को लेकर, न लड़का लड़की को लेकर, कोई भी पूर्वाग्रह एक शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए। विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता होना चाहिए। एक शिक्षक की अच्छी पहचान होती है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है आपको। संभावित कारण हो सकता है ए विकल्प लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बी विकल्प लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है, सी विकल्प गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है, गणित एक उबाऊ विषय है। पॉजिटिव ढंग से लगाएंगे क्वेश्चन का जवाब। इसका सही जवाब है सी गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। 26वां क्वेश्चन ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी? विकल्प ए वाटसन, विकल्प बी पियाजे, विकल्प सी ब्रूनर, विकल्प डी थांडाइक। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है, किसने बताया था? ए वाटसन, बी पियाजे, सी ब्रूनर
डी थर्ड आई। बताना जवाब। सही जवाब है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बोला। जीन पियाजे ने खोज पर ज्यादा महत्व दिया है। ये चीजें आप बिल्कुल दिमाग में रखें। अगला क्वेश्चन है 27। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। इसका सही विकल्प क्या है? ए मैकग्रेगर, बी मैकेंजी, सी मॉर्गन, डी मैंकेन। ये विकल्प जो है वो जानबूझ के ऐसे रखे गए हैं ताकि आप लोग बिल्कुल सही जवाब लगाने में थोड़ा दिक्कत महसूस करें, लेकिन जो परीक्षा होगी उसमें से सरल विकल्प आएंगे। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ये कथन है मैंकिन का। ये कथन है मैंकिन का। अगला 28वां क्वेश्चन। बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यह कौन सा सिद्धांत है? सिर से पैर की ओर, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रकृति पोषण से संबंधित। बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है, यह सिद्धांत है। कौन सा है बताना आपको? सिर से पैर की ओर, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, प्रकृति और पोषण संबंधित। इसका सही जवाब है सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट, ये सही जवाब है सामान्य से विशिष्ट। अगला क्वेश्चन 29। जब बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाए तो कौन सी अभिप्रेरणा है? अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, पहली सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक में बच्चा जो है जो कार्य कर रहा है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। नकारात्मक है बच्चा जो कार्य कर रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके फल में इंटरेस्ट ले रहा। तो जब भी आपको सकारात्मक और नकारात्मक देखना तो देखना बच्चा स्वयं कितना इन्वॉल्व है। अगर बच्चा स्वयं बहुत इन्वॉल्व है तो वो प्रेरणा होगी सकारात्मक। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन आपका पेपर 23 तारीख को है, के लिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सहयोग करें आप लोग। थोड़ी आवाज कम निकल रही होगी, जुकाम खांसी बहुत ज्यादा है। जब बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना झूठ बोलकर निकल जाए तो कौन सी अभिप्रेरणा है बताना है आपको। कौन सी अभिप्रेरणा है? सकारात्मक अभिप्रेरणा है कि नकारात्मक अभिप्रेरणा है कि त्रुटिपूर्ण अभिप्रेरणा है कि कृत्रिम अभिप्रेरणा बताना है आपको। जब बालक क्रिकेट खेलने के लिए क्या खेलने के लिए क्रिकेट क्या बना रहा है? बहाना। क्रिकेट खेलना चाह रहा है, बहाना बना के घर से निकल रहा है। बताना है आपको जब बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर निकलना है लेकिन झूठ बोलकर बाहर निकल जाए तो कौन सी अभिप्रेरणा है? वो अभिप्रेरणा होगी सकारात्मक अभिप्रेरणा। कौन सी होगी? सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब है बालक उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाह रहा है। 30वां है। एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर एक छात्र या कोई व्यक्ति सभी अध्यापकों से घृणा करने लगता है। यह कौन सा सामान्यीकरण है? कौन सी घटना है? ये बताना है आपको। एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा होना। अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुबंधित सामान्यीकरण, सामाजिकरण। बताना है आपको कौन सा विकल्प सही रहेगा। आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जितना सहयोग करें आप। जितने भी ग्रुप है सब में आप सेंड कर देंगे वीडियो को। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, 23 तारीख को पेपर है आपका। आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा दें 23 के पहले, ताकि उनका भी कुछ अच्छा भला हो जाए। एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा होना होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। जब एक तरह के उद्दीपक से हम दूसरे तरह के उद्दीपक से बिल्कुल वही व्यवहार करें तो क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? कौन सा व्यवहारिक विकार? ध्यान रखें कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। 4 विकल्प हैं, पलायन, भ्रम, असफलता और मनस्ताप। मनस्ताप को मतलब होता है तनाव। कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? तो आपको जवाब बताना कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है।
सी, असफलता व्यवहारिक विकार नहीं है। असफलता जो होती है वो व्यवहारिक विकार नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज का। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक, इसमें बल ध्यान रखें, बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, बहुत कठोर परिश्रम लगाता है, ताकत लगाता है पूरी, भूलने का प्रयास करता है, तो क्या होता है? प्रतिगमन होता है, तादात्मीकरण होता है, प्रक्षेपण होता है, दमन होता है। जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, भूलने का प्रयास कर रहा है, बहुत दबाव दे रहा है, जोर लगा रहा है, क्या कहलाता है? प्रतिगमन, तादात्मीकरण, प्रक्षेपण या दमन? सही विकल्प है दमन। दमन हमेशा ताकत से होता है, ध्यान रखें, ताकत से होता है। जो चीज उभर रही है उसको बार बार दबा रहे हैं आप, तो ये कहलाएगा दमन। मापन क्रिया का मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। ये कथन किसका है? या मापन ध्यान रखें, व्यक्तित्व ध्यान रखें और व्यक्तित्व भिन्नता ध्यान रखें। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। किसका कथन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, गैरेट, ब्रूनर। किसका कथन है बताएं आप लोग, किसका कथन है? एक स्किनर का कथन है। ये इसका कथन है कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वोच्च बलिदान कर दिया। संभवतः उन्हें थी, हमेशा ध्यान रखें आप, जो व्यक्ति सर्वोच्च बलिदान करता है वो अपना भला नहीं देख पाता। ये किस प्रेरणा के तहत आएगा बताएंगे आप? नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की इच्छा, अपने अपनों संबंधी आवश्यकता की अपेक्षा, अपने परिवार के मन के नाम की ख्याति प्राप्त करने के लिए। बताया अब्राहम मैस्लो ने जो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, सबसे ऊपर क्या था? प्रेरणा का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा सिद्धांत आत्मसिद्धि। किसकी इच्छा? आत्मसिद्धि। प्रेरणा की आत्मसिद्धि आ जाती है तो व्यक्ति परोपकार त्याग के लिए कभी अपने न अपने ख्याल करता, न अपने परिवार वालों का, उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, देश या संसार या ब्रह्मांड। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? जवाब दें आप। शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। जवाब दें आप। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सहयोग करें। आप अपने जानने वाले हर ग्रुप में डाल दें। जिसका भी टेट का, यूपी टेट का पेपर है, जिसका भी है, आपका थोड़ा भी जानने वाला है, उसके आप पास आप ये वीडियो भेज दें। आप इतना सहयोग करते रहें। आप पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? सही उत्तर है व्यक्तिगत भिन्नता। ये व्यक्तिगत भिन्नता है, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। व्यक्तित्व की स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, बताना है आपको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। स्वाभाविक विकास वो विकास जिस पर बालक के उसके ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे स्वाभाविक विकास कहते हैं। स्वाभाविक विकास का मतलब है आप ध्यान दो ना दो, वो विकास अपने आप हो रहा है। स्वाभाविक विकास का मतलब है जो अपने आप हो रहा है और अपने आप होता रहेगा, आपके ज्ञान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो विकास क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है, विकास कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। कोई नहीं, आंसर है अभिवृद्धि। आंसर है अभिवृद्धि। अगला है वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के
वंशजों का अध्ययन किया था? किसने किया था? बताना जवाब। स्पीयरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने, सेल्डन ने। किस मनोवैज्ञानिक ने वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया था? किसने किया था? बताना है आपको जवाब। स्पीयरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने, सेल्डन ने। किसने किया था? सही जवाब है गोडार्ड। सही जवाब है गोडार्ड। अगला, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? भंडार ग्रह, भंडार ग्रह कौन सा है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती? सिगमंड फ्राइड ने ये बताया था कि हमारा जो मन है उसका 10% ही चेतन है, 90% जो है वो अचेतन है। और जो हमारा भंडार ग्रह वो कौन सा है? बताना। जवाब बताइए आपको सही कौन सा रहेगा आपका। इदम, अहम, पराअहम, इदम और अहम। सही जवाब है इसका इदम। सही जवाब है इसका इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह इदम होता है। इसके फोल्डिंग में सहायता होती है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको सहायता दी जा रही है। उसको जो सहायता दी जा रही है वो कैसी होती है? स्थायी होती है, अस्थायी होती है, बीच में होती है, उसमें कोई नहीं। वाइगोस्की के अनुसार जो इसके फोल्डिंग होती है, जो सहायता होती है, वो कब तक दी जाती है? वो सहायता कैसी होती है? वो सहायता अस्थायी होती है। हमेशा ध्यान रखें, इसके फोल्डिंग एक अस्थायी सहायता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस अधगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? या ध्यान रखें, किस अधगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? कौन सा मनोवैज्ञानिक है? बताना है आपको। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? ए थांडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी गुथरी। बताना जवाब आपको। किस अधगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? तो इसका सही जवाब डी गुथरी। गुथरी ने नहीं दिया था। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो कि एक रुचि व आदत रूपी साधनों द्वारा मापी जा सकती है। यह कथन किसका है? हमेशा एक ध्यान रखें, इसमें साधन को याद कर लें। साधन को हमेशा एक विशेष बात ढूंढेंगे हर कथन में, वही याद कर लेंगे, उससे आपका कथन पूरा सही हो जाएगा। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो कि एक रुचि व आदत रूपी साधनों द्वारा मापी जा सकती है। कथन किसका है? ए वेलार्ड, बी टर्मन, सी बर्ड, डी ग्रीन। किसका है सही उत्तर? ये बताएं आप। सही जवाब है वेलार्ड। सही जवाब है वेलार्ड। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा किसी अपराधी बालक के कारणों को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बालक कैसा है? अपराधी है। विधि कौन सी अपनाएंगे? बताएं आप। एक शिक्षक द्वारा किसी अपराधी बालक के कारणों को ज्ञात करने के लिए किस विधि को प्रयोग करना चाहिए? उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, मूल्यांकन विधि, जीवन इतिहास विधि। बताएं आप। फिर से 4 विकल्प हैं, उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, मूल्यांकन विधि, जीवन इतिहास विधि। सही उत्तर है जीवन इतिहास विधि। सबसे अच्छी विधि होती है किसी भी अपराधी बालक के कारणों को ज्ञात करने के लिए केस स्टडी या जीवन इतिहास विधि ही सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 43 आया है क्वेश्चन। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक दर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीखने का वक्र, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक दर्शन है। किसका कथन है? ए स्किनर, बी गेट्स-वेमन, सी कॉल्सनेट, डी यूंग। किसका कथन है? बताएं आप। किसका कथन है? इसका सही उत्तर है बी गेट्स-वेमन। किसका कथन है? गेट्स-वेमन। 44 व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उसके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। ये कथन किसका है? व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। ये कथन किसका है? ये बताना है आपका।
व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यता है, उनसे उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यता है, उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है। ये किसका कथन है? ए गाल्टन, बी टाइलर, सी युंग, डी ड्यूवी। व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। किसका कथन है ये बताना है आपको। ए गाल्टन, बी टाइलर, सी युंग, डी ड्यूवी। यहाँ वंशानुक्रम ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे वंशानुक्रम किसका है। कथन ए सही जवाब है गाल्टन। सही जवाब इसका गाल्टन। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। ये कथन किसका है? फ्रायड, हर्बर्ट स्पेंसर, क्रोगमैन है। यहाँ पे क्रोगमैन लिख दिया, क्रोगमैन। क्रोगमैन है सही मनोवैज्ञानिक नाम। डी थॉमसन। बताएं जवाब क्या होगा सही? जवाब यही है जो गलत लिखा हुआ था, क्रोगमैन है सही। कभी कभी दो एक ही कथन दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया होता है, इसमें क्रोगमैन भी हरलॉग भी। कहीं हरलॉग मिल जाए तो हरलॉग भी लगा देना है। हरलॉग और क्रोगमैन साथ कभी नहीं आएगा, ध्यान रखें। बालकों की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, ये कथन है क्रोगमैन का। हरलॉग का भी यही कथन है। चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना छिपी रहती है। चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना। हमें ध्यान रखना, मनोकामना बात आ जाए किस मनोवैज्ञानिक को लगाना है। ए मैकडूगल, बी लेवर, सी वुडवर्थ, डी कॉल्सन। किसको लगाएंगे आप? मनोकामना शब्द आ जाए किसको लगाएंगे? इसका सही जवाब ए मैकडूगल। क्या होगा जवाब सही? मैकडूगल। चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना है। मनोप्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, कुछ भी शब्द आ जाए, ये मैकडूगल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान लड़की घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती है। ये मनोविज्ञान को कथन है, वो इसको पूर्वाग्रह मत समझना। मनोविज्ञान को कथन है। शिक्षक सभी के लिए समान होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आप इसको गलत मत मानना, कोई भी लड़की का समय गलत मत मानना। मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं। प्रतिभावान लड़की घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील होती है, झगड़ालू होती है। जो क्रियाशील होगा झगड़ालू भी होगा। प्रतिभावान लड़की घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील झगड़ालू होती है। किसका कथन है? ए टर्मन, बी क्रोडिक्रो, सी ट्रो, डी कॉल्सन। किसका कथन है बताएं आप? यह कथन है ट्रो का। एक मनोविज्ञान ट्रो थे, उन्होंने ये बात कही थी कि प्रतिभावान लड़की घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील झगड़ालू होती है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है बताना है आपको। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है बताना है आपको। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा किसने है ये बताना है आपको। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक को लिखा है, ये लिखा है मैकडूगल ने। किसने लिखा है? मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 49, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को अलग अलग कर देता है, शिक्षक की भूमिका उसके लिए कैसी होगी? हमेशा ध्यान रखें, बच्चे के स्वभाव को समझना है आपको और उसको बहुत अच्छी तरह से समझाना है। उसको बच्चे को उसको डील करना बहुत अच्छी तरह। तो विकल्प ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे तथा उसकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएंगे खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सी, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। डी, उस पर नजर रखेंगे। सही उत्तर उसका क्या होगा आप लोग बताएं। ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बी, उसे समझाएंगे खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सी, इरफान खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उस पर नजर रखेंगे। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए। आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी लोग हैं जो यूपीटेट का पेपर दे रहे हैं 23 तारीख को, सबके साथ पास पहुंचाने का सहयोग करें आप।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। राधा एकांत प्रीता को अधिक पसंद करती है। समय पर वह आवश्यकता के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती है। उसका स्वभाव शर्मीला है। उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है बताना है आपको। ये अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं, बताएं आप। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बार बार। एकांत प्रिय भी है, आवश्यकता के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग भी लेती है। उसका स्वभाव शर्मीला भी है। ये गुण है उभयमुखी के। किसके गुण है? उभयमुखी के। आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही सहयोग करते रहें। धन्यवाद। आज आपको 50 क्वेश्चन बताए गए हैं जो यूपी टेट में आपको बहुत काम में आएंगे। इस तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोग इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हम लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारा सहयोग करें, लाइक करते रहें, शेयर करें। आज के 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपके जान परिचय वाले हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। आप हमारा सहयोग करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।